हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर शिक्षा में क्लासेस का ये हमारा चैनल है जिस पर मैं यहाँ पर हूँ शिक्षा में क्लासेस में। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये निकालना है। 70% बाई मास क्या है? कॉपर। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे याद नहीं रहा और मैंने चेक भी नहीं किया कि पिछले वीडियो में क्या क्या है। तो ऑयल विल बी ऑन द टॉप, क्लियर है बात। तो रेसिड्यू की फॉर्म में चॉक वाटर अलग हो जाएगा। थियोरेटिकल पूरा काम है, एवेपोरेशन मैंने बताया हुआ है, मेरे वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है। पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। एक स्टूडेंट ए है कोई, ठीक है, इसने 20 ग्राम शुगर 80 ग्राम वाटर ऐड किया है, तो इसको आप निकाल सकते हो टोटल वॉल्यूम। लेकिन दोबारा समझ लो, इसको वाटर और एसीटोन में कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस जो है 44 का है। हमने आपको एक्सरसाइज भी करा दी, हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अंसारी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन टेक्नोलॉजी, है ना। एंड देयर सेपरेशन बेसिकली टेक्नोलॉजी में अपने पास से बोल दिया हूं। ठीक। तो ये 9th क्लास एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक्सप्लोरेशन जो नई बुक है, पहला ही चैप्टर है ये केमिस्ट्री के पार्ट का, ये मैं डिस्कस कर रहा था और इसकी एक्सरसाइज में करा रहा था आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज जो है इसकी, वो मैं आपको कंप्लीट कराने के लिए आया हुआ हूं आज। ठीक। आज बिल्कुल फिनिश कर लेंगे जहां तक उम्मीद है, पूरी एक्सरसाइज। ठीक है। तो इससे पहले की जो भी वीडियो है, इसमें चैप्टर में जो भी बातें थी, लाइक कि मिक्सचर क्या है, सेपरेशन की तरीके क्या क्या हैं, है ना, मिक्सचर, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ये सब बातें, और सेपरेशन लाइक क्रोमेटोग्राफी है, फिल्ट्रेशन है ना, एवेपोरेशन के साथ क्रिस्टलाइजेशन है, सेपरेटिंग फनल यूज करते हैं, ये सब इससे पहले के जो वीडियो है उसमें करा दिया गया है। उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो मैं आज जो है शुरू कर देता हूं यहां से। ठीक। आप लोग इससे पहले के जो भी लेक्चर है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए, आज जो है कोशिश करते हैं एक्सरसाइज मेरी फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक। चलिए, यहां थे हम, है ना। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मिक्सचर कंसेंट्रेशन की बात हो रही है। जो आपका एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 बैठेगा। ठीक। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 जहां तक है ये, वो आपको मिल जाएगा। आपके पास अगर बुक है एक्सप्लोरेशन की तो उसमें देख सकते हैं आप। ठीक। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हम यहां देख रहे हैं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम में कि केक रेसिपी मिक्सचर है, कोई केक बनाया जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या है इंग्रेडिएंट, 75 ग्राम ऑफ शुगर है। 75 ग्राम शुगर ऐड की है इन्होंने। 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर है और 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है। और इन्होंने कहा है एक्सपेक्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द मिक्सचर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करा दिया था। उसमें क्या करेंगे, इन तीनों ही वैल्यूज को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो एक तरह से ये सॉल्यूशन की तरह से बिहेव होगी, टोटल वैल्यू। और हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वही होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, सॉल्यूट के ज्यादा क्वांटिटी जो रखता है वो होता है। तो इसमें बेटा ये शुगर जो है ये भी सॉल्यूट बनेगा, और सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। और ये आपका क्या है, ये भी आपका सॉल्यूट की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है। तो दो सॉल्यूट और ये आपका हो जाएगा एक तरह से सॉल्वेंट। ठीक। इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 75 प्लस 5 80 हो गया। 80 और 420 कितना हो गया, 500। तो सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 500। ठीक। तो परसेंटेज अगर किसी का भी निकालना है, लाइक शुगर का निकालना है, तो शुगर का मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा क्या, मास ऑफ शुगर, जो कि कितना है 75, और टोटल मास जो कि मिक्सचर का है, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐड हो गई, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका कितना, 15। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जो है ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही थी। अब याद आ गया कि सर ने कराया हुआ है, पिछले वीडियो में है, तो मैं आगे नहीं बता रहा, तो उसमें दिख जाएगा। ठीक। वो आप देख लेना पूरा। ये आई थिंक क्वेश्चन रह गया था उसमें, है ना। इसको करा देते हैं। क्या कह रहे हैं, ये ब्रास का एक अलॉय है, ठीक है, जिसमें 70% कॉपर बाय मास है। ठीक। अब कॉपर बाय मास है 70%, और ये कह रहे हैं कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ ब्रास। ठीक। ब्रास की टोटल वैल्यू कितनी है साहब, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसमें इन्होंने कहा है टोटल मास ऑफ ब्रास कितना है बेटा,
120 ग्राम। अब ब्रास जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ वाला होता है, ठीक है। ब्रास में क्या क्या होता है सर? कॉपर और आपका होता है एक जिंक। प्रॉपर लिख दूं? चलो आपके लिए प्रॉपर लिख देता हूं, पूरा पूरा सिंबल के साथ आगे भी, ठीक। तो कॉपर COPPER, Cu इसका सिंबल है, प्लस जिंक क्या है साहब? Zn है सिंबल इसका, ठीक है। जिंक मेटल होती है और कॉपर भी मेटल होती है, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ ब्रास 120 ग्राम है। अगर टोटल मास की मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है? मास ऑफ कॉपर, ठीक है, प्लस मास ऑफ जिंक। मैं सही हूं? बिल्कुल सही है सर आप, ठीक है, सही बात है ये, बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए 120 ग्राम है, अब क्वेश्चन देखो आप क्या कहा है उन्होंने। ये कितना कंटेन करता है भाई? 70% कॉपर बाय मास है, ठीक है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये निकालना है। 70% बाय मास क्या है? कॉपर। तो मास परसेंटेज है ना ऑफ कॉपर इन ब्रास कितना दे रखा है बेटा? 70%। अब मैं ये बात जानता हूं कि मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट या फिर मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना, टोटल मास ऑफ मिक्सचर। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन बन के मिक्सचर ही तो बने, ठीक है। बस इसकी जगह पर मैं फॉर्मूला रख दूंगा, ठीक। तो मास परसेंटेज इक्वल टू मास बाय मास परसेंटेज इक्वल टू, याद है आपको, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट होता है तो इसमें कोई एक सॉल्यूट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मास ऑफ कॉपर रख देते हैं यहां पर हम, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? टोटल मास ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहां से मास ऑफ कॉपर कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने करा दिया है। मैं 2-4 दिन के बाद लौटा हूं एक्चुअली, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलो अब बात छिड़ गई है तो करा देते हैं। मास ऑफ कॉपर कितना है साहब? मास ऑफ कॉपर हो जाएगा आपका टोटल मास ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाय मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, और डिवाइड किससे करूंगा मैं सबको? 100 से। वैल्यूज पुट कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा, है ना। मास ऑफ Cu क्या हो जाएगा? टोटल मास कितना है बेटा? 120। परसेंटेज कितना दे रखा है? 70 सर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 84 आ गया, ठीक है। मास ऑफ कॉपर कितना है? 84। अब 120 ग्राम में 84 तो कॉपर हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा? जिंक। तो Zn इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 माइनस 84, जो भी आ जाए आंसर किस में आएगा? ग्राम में निकल जाएगा, ठीक है। 16 और 20 इधर से 36 ग्राम आंसर आ जाएगा। चलिए साहब, ठीक है, हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वैसे मैंने करा दिया, मुझे याद आ रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं काफी दिन बाद वापस आया हूं, मतलब काफी दिन तो नहीं, 2-4 दिन बाद, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। मुझे याद नहीं रहा और मैंने चेक भी नहीं किया कि पिछले वीडियो में क्या क्या है, ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन चलो बढ़िया है, आपको तो प्रैक्टिस हो गया, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। यहाँ है बात, ठीक है। बात क्या है सर? बात कुछ ऐसे है कि यहाँ कहा गया है आपसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द लेवल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर मींस 910 ग्राम। इफ दिस ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, ठीक। इफ so which substance will be on top, how will you separate the two layers? तो मैं आपको बता दूं 910 ग्राम ये जो लिखा हुआ है, द लेवल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर 910 ग्राम, मतलब 1 लीटर की वैल्यू 910 ग्राम के इक्वल है, ठीक। तो इट मींस ये है कि 910 ग्राम प्रेजेंट है किसमें?
1 लीटर में। तो बेटा मास अपॉन वॉल्यूम हो गया ये, तो बेसिकली ये इसकी क्या हो गई बेटा, डेंसिटी। ठीक, तो मैं लिख देता हूं डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू हो जाएगी 910 ग्राम इन 1 लीटर। और दूसरी तरफ जो दूसरी चीज है वो क्या है, वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है फिर, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है बेटा वो होती है 1000 ग्राम पर लीटर। ठीक, तो ये बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी डेंसिटी ज्यादा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि 1 लीटर और ये 910 है, वो 1000 है। ठीक है, तो साफ नजर आ रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है। तो ये तो बात यहां से मैंने क्लियर कर दी। इफ दिस ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, क्योंकि डेंसिटी में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ऑयल, तो एक अलग अलग लेयर बनेगी। ठीक है, जो हैवी है मींस की जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बॉटम की तरफ आएगा सेपरेटिंग फनल में, और जो लाइट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। बॉटम की तरफ क्यों आएगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, हाँ, तो जो हैवी चीज होती है वो नीचे की तरफ आती है क्योंकि इसमें मास ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा मतलब हैवीनेस हो गया, भारी हो गया, तो इसकी वजह से वो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो वाटर, ठीक, और ऊपर आएगी क्या, ऑयल। क्लियर है बात, नीचे क्या आएगा, वाटर, और ऊपर क्या आएगा, ऑयल। दोनों सेपरेट लेयर बनाएंगे, और क्यों बनाएंगे, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही है। इफ दिस ऑयल इज मिक्स्ड विद वाटर विल इट फॉर्म अ सेपरेट लेयर, तो ये कहेंगे यस, है ना, दे विल फॉर्म सेपरेट लेयर। ठीक है, इफ सो अगर ऐसा है, विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, ऑयल will be on top। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट द टू लेयर्स, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, वी विल यूज सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट द टू। शिट, ये क्या हुआ, है ना, कैसे हुआ, चलिए टू। ठीक है भाई, क्लियर बात, वी विल यूज सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट दी टू लेयर्स। अब सेपरेटिंग फनल का एप्रेटस कैसा होता है बेटा, वो ऐसा होता है, ये पहले ही बता चुके हैं हम, है ना। ये कैसा बना दिया रे, ये हमारे टेक्निकल स्टाफ ने जो है थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया ड्रॉ करते वक्त, कोई बात नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी पाया जाता है। ठीक, ऐसा भी मिलता है, लेकिन उन्होंने वो बना दिया। खैर आप ऐसा वाला बना लेना जो बुक में दे रखा है, ज्यादा लंबा चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, जो बुक में गिवन है वो बना लेंगे हम। ये इसको ऑन ऑफ करने का टैप हो गया, और ये ऊपर से इस तरह से इसका कैप साइड में आगे दिखा देंगे, बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी की एक्सप्लोरेशन वाली बुक में है मौजूद, तो वहां से देख लेंगे, आप जो है डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, क्लियर बात। तो ऑयल विल बी ऑन द टॉप, है ना, वाटर विल बी ऑन द बॉटम, और क्या यूज करना है साहब, सेपरेटिंग फनल करना है। अगर डायग्राम बनाना है तो ये बना सकते हैं। ठीक, और क्यों है ऐसा कि सेपरेटिंग लेयर क्यों बनेगी, बिकॉज दे बोथ हैव डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, जहां जहां लिक्विड के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस आएगा वो दोनों ही लिक्विड इमिसिबल हो जाएंगे, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ। क्लियर है बात, चलो भाई आगे आ जाओ। ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग में आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 6 से ये। ठीक है, आपकी बुक का क्या कह रहे हैं साहब, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो, असर्शन और रीजन। ठीक, तो इन्होंने असर्शन ये दिया है, सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू है बेसिकली। ठीक, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, उसका रीजन होता है कि उनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, है ना, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, मीन 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा। ठीक, तो जब और इतना छोटा होगा तो वो क्या होता है, पार्टिकल से
कोलाइड नहीं कर पाती है, आपकी लाइट बीम जो है टकरा नहीं पाती है, जब टकराएगी नहीं तो वो स्कैटर नहीं होगी, मतलब ठीक है। चलो आगे, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर, ना 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 ये बात तो गलत है, लार्जर नहीं होते भाई, ये तो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं, और ये कह रहे हैं लार्जर देन 100 नैनोमीटर, है ना। तो ये बात सही नहीं है, सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, ना ये फॉल्स हो गई बेटा बात, है ना। कोलाइड का साइज ही 100 नैनोमीटर तक होता है, और कोलाइड जो है वो आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर देख लेते हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, लो ये हो गया आंसर भाई, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट, इजी था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी बात। मेथड्स ऑफ सेपरेशन पे है ये, हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर्स गिवन इन, क्वेश्चन नंबर कितना है ये, अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो 7 है, ठीक। तो ये मिक्सचर गिवन है आपको, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन आपसे पूछा हुआ है, रीजन फॉर सिलेक्शन है, ठीक। तो मेथड ऑफ सेपरेशन बहुत इजी है, मड फ्रॉम मडी वाटर। अब इसमें बहुत से लोग कहेंगे फिल्ट्रेशन, है ना, एवेपोरेशन, डिकेंटेशन। देखो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का ज्यादा बात एनसीईआरटी ने किया नहीं है, ठीक है। आपके पास एक वहां पे वर्ड है, सेपरेशन करने का तरीका उन्होंने एक इलेबोरेट किया है, उसे क्या बोलते हैं हम, ये बोलते हैं साहब, जो मैंने लिख दिया, क्या है ये, कोएगुलेशन। क्या है ये, कोएगुलेशन, ठीक। तो कोएगुलेशन में उन्होंने बताया भी है, जब एग्जांपल देके समझाया है कोएगुलेशन, कि हम मडी वाटर में फिटकरी या एलम ऐड करेंगे तो उससे मड के पार्टिकल्स जो है वो क्लम्प हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह, ठीक है। लार्ज एग्रीगेशन बना लेंगे, बहुत बड़ा एक समूह बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, बड़े बड़े पार्टिकल बन जाएंगे वो, उसके बाद हम फिल्टर कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो सही तरीका इसका आंसर करने का या मोस्ट अप्रोप्रिएट वे जो है वो क्या है फिर, कोएगुलेशन, समझ ना, फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक। ये अपने आप देखना भाई तुम्हें क्या लिखना है। प्लाज्मा फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स इन द ब्लड सैंपल, लो ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता देगा आजकल, ब्लड ब्लड की बात हो रही है, मैं रेड से कर देता हूं, क्या है साहब, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना भाई। चलो नेक्स्ट, नेप्थलीन एंड सैंड, नेप्थलीन और सैंड है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, ठीक है। अगर आपके पास नेप्थलीन भी है और सैंड भी है तो सब्लिमेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि नेप्थलीन इज अ सबलाइम सब्सटेंस, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसको बस फनल रख के इस तरह से बताया था, सब बहुत इजी है। चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, ये कैसा होगा साहब, तो चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को पहले हम ऐड करेंगे वाटर में, ठीक है ना, पहले हम किसमें ऐड करेंगे, वाटर में, ठीक। तो उससे ये होगा कि कॉमन सॉल्ट जो है वो आपका डिजोल्व हो जाएगा, और चॉक पाउडर जो है वो आपका डिजोल्व नहीं होगा, सस्पेंड रहेगा, यानी सस्पेंशन बना लेगा, ठीक। फिर हम फिल्ट्रेशन कर लेंगे, फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो चॉक पाउडर सेपरेट हो जाएगा, फिल्टर पर रह जाएगा रेसिड्यू की फॉर्म में, और NaCl वाटर के साथ डिजोल्व होकर नीचे निकल आएगा, फिल्ट्रेट बोलते हैं जिसे हम। जो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको फिल्ट्रेट, और जो फिल्टर पेपर पर रह जाता है ऊपर उसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्लियर है बात। तो रेसिड्यू की फॉर्म में चॉक पाउडर अलग हो जाएगा। फिर कॉमन सॉल्ट को और अलग करना है आपको तो आप क्रिस्टलाइजेशन कर देंगे या फिर एवेपोरेशन कर देंगे। क्लियर है बात। और डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं अगर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो कॉमन सॉल्ट एंड वाटर में क्या करना है, मुझे मुझे लिखना है सर कि इन दोनों में से क्या तरीका अपनाया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर में आप लिखिए फिल्ट्रेशन आफ्टर एडिंग वाटर, ठीक, और फॉलोड बाय, मतलब उसके बाद कंटिन्यू करना है मुझे, फॉलोड बाय एवेपोरेशन। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, ऑयल फ्रॉम वाटर, ये बहुत इजी है, कोई बता देगा, ये ऑयल फ्रॉम
वाटर की बात कर रहे हैं। अभी इसकी बात की थी, क्वेश्चन आया था हमारे पास पीछे, सेपरेटिंग क्या था बेटा, है ना, फनल। बहुत सही बता रहे हैं आप। पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर, ये भी बहुत आसान है। क्या है भैया आंसर? हाँ ठीक है, तो मैं पिगमेंट वाले कलर से लिख देता हूं जरा एक बढ़िया से। पिगमेंट ऑफ द फ्लावर क्या कर सकते हैं हम? पेपर, हाँ, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। तो जितने भी कलर्ड सब्सटेंसेस हैं उनमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने नंबर ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेस मिलकर वो बना हुआ है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो पिगमेंट्स ऑफ द फ्लावर में यही करना है। पिगमेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 7 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, क्या है साहब आगे? ये कह रहे हैं कि 2 मिसेबल लिक्विड्स हैं आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 यह मेंशन है एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बुक आपकी, ठीक है, क्लास 9th। तो 2 मिसेबल लिक्विड्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ठीक है भाई, 2 मिसेबल लिक्विड हैं, इनका मिक्सचर है एक। अब 2 मिक्सेबल लिक्विड हैं जिनका मिक्सचर है एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है बेटा? बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं वो कितना है, बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ए का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी कितना है? बी का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सजेस्ट अ मेथड टू सेपरेट देम, ऑल्सो ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ द सजेस्टेड, ठीक है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है? बॉइलिंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए एंड बी कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो बस यहीं पे स्टेटमेंट दे देंगे, since the boiling point difference between A and B is 30 degree Celsius, which is more than 25 degree Celsius, hence we can use distillation। क्या मेथड यूज करेंगे हम? डिस्टिलेशन। ठीक, कौन सा मेथड यूज करना है मुझे? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की ये कंडीशन और शर्त है, हमने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है डिस्टिलेशन के लिए वो कितना होना चाहिए? इक्वल टू और लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? इक्वल टू और लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इक्वल टू और लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये है 30 है, तो 30 काफी ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा हुआ 25 से, इसलिए डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज ये होता है कि अगर ये 25 से कम होता तो बेटा क्या यूज करते? फिर हम क्या यूज करते हैं? हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बिल्कुल सही बात, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। सही बताया बिल्कुल आपने, सब लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कि 30 डिग्री सेल्सियस जो कि 25 से ज्यादा है, उसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कंपेयर इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन। तो बेटा कंपेयर करने वाली बात ये है इन तीनों की कि इन तीनों की डेफिनेशन वगैरह जो मैंने इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ये आप काम खुद से भी कर सकते हैं। थियोरेटिकल पूरा काम है। इवेपोरेशन मैंने बताया हुआ है, मेरे वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। नहीं याद रहा है तो वापस जाओ वीडियो देखो, उसमें दिख जाएगा, ठीक। और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो भी मैंने पढ़ाया है, वो देखो। तो कॉलम बना लो आप, इधर इवेपोरेशन लिख दो आप, ठीक है, इधर क्रिस्टलाइजेशन लिख दो और इधर डिस्टिलेशन लिख दो, और सब में एक दो पॉइंट लिख दोगे आप, डिफरेंस नजर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलाइडल मिक्सचर। बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्सप्लोरेशन का। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी। अरे क्या होगा साहब अगर ये सस्पेंशन की तरह से बिहेव करने लगा बॉडी के अंदर, तब। ठीक है, बताएंगे बात। इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन
मीडियम। तो मैं आपको बता दूं पहले ये सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला समझ जाओगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। उल्टी बात है यहां पर ना, पहले इसको बता देते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का मतलब ये है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तरह से होते हैं, लेकिन ये हेट्रोजीनस मिक्सचर मतलब कोलाइड के लिए होते हैं। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, तो बात कर रहा है एक तरह से कि सॉल्यूट जो है वो कौन सा है, ठीक है। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि ये एग्जैक्ट, ये बात नहीं है, इक्विवेलेंट टू है ये, मतलब आप एक तरह से सॉल्यूट मान सकते हो, लेकिन सॉल्यूट बोलेंगे नहीं, डिस्पर्जन मीडियम। अब जब डिस्पर्जन मीडियम की बात आई तो सॉल्यूट तो वो हो गया, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। तो अगर ब्लड है हमारे पास, तो ब्लड में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सॉल्यूट या डिस्पर्स्ड फेज की तरह से काम करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो होती हैं आरबीसीज, ठीक, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, और आपका क्या होगा बताओ, प्लेटलेट्स, ठीक। अब वो सारी चीजें किस में मिक्स होती हैं, वो होती हैं बेटा आपके प्लाज्मा में, है ना, और प्लाज्मा इज लिक्विड इन नेचर, ठीक, सही है। ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में आ सकते हैं बाहर, ठीक है, और ये मिक्स हो जाते हैं पूरी तरीके से प्लाज्मा के साथ और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो कोलाइडल में ये बात होती है कि इट सीम्स लाइक अ होमोजेनस, बट होता नहीं है, ठीक है। पार्टिकल का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है, ठीक है सारी बात। अब ये कह रहे हैं, ये तो आंसर हो गया सेकंड का, ठीक है भाई। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि इफ ब्लड बिहेव लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी, तो भाई क्या हो सकता है। तो ऐसा है कि अगर सस्पेंशन की तरह से बिहेव करेगा तो बात वही हो जाएगी जैसे सैंड पार्टिकल वाटर में होते हैं, चॉक पाउडर वाटर में होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल का साइज थोड़ा सा हैवी हो जाता है और उसकी वजह से नीचे सेटल हो जाएंगे। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, मतलब ये हैं आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में ड्यू टू ग्रेविटी एक ही साइड में जाके रेस्ट पोजीशन में चले जाएंगे, बॉटम पे चले जाएंगे, ठीक है, फ्लो नहीं करेंगे वो, समझ रहे हो बात, अटक जाएंगे उस वीन्स में, नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, क्योंकि पुल यहां पर अगर मेरा हाथ यूं है तो यूं रहेगा। तो जब ये ऐसा हो जाएगा कि आरबीसी, ये वीन अगर है यूं करके और आरबीसी नीचे सेटल हो गई, है ना, तो इसका काम क्या होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन कैरी करना, तो ये कैरी नहीं करेगी, आगे जाएगी नहीं, ये वाला आरबीसी का पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, तो नीचे सेटल हो गया, है ना। अगर ये है तो ये तो यहां पर रुक गया। इसको पहले क्या था, इससे पहले ये था कि ये यूं चलता रहता था आगे 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 आगे, है ना, मूवमेंट इसका होता रहता था। अब अगर ये सेटल हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, ठीक। तो ये है यहाँ पे प्रॉब्लम। तो अगर ये सेटल हो गए ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही जगह पे सेटल हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि फंक्शनिंग ऑफ ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाएगी, ब्लॉक हो जाएगा, आर्टरीज जो है वो आपकी ब्लॉक हो जाएंगी कि एक ही जगह पे सब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है, ये आपको करना है, 11th क्वेश्चन है ये, सैंड, सॉल्ट और नेप्थलीन है, ठीक है, सैंड, सॉल्ट और नेप्थलीन है। एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो उन्होंने यही बताया है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें सैंड है, सॉल्ट है और नेप्थलीन है। तो ऐसा तरीका बताइए, है ना, कि ये क्या क्या इसमें कर रहे हैं। एनालाइज द स्टेप्स शोन इन फिगर दिस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स यूज्ड फॉर दिस मिक्सचर। तो सबसे पहले ये मिक्सचर है, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, मिक्सचर है, ठीक, सैंड पार्टिकल्स का। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप करोगे ये वाला काम फर्स्ट, ठीक, क्या है ये, इसमें इस मिक्सचर को जिसमें सैंड, सॉल्ट और नेप्थलीन है, इसको हीट करेंगे हम। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये बेसिकली हो रहा है आपका सब्लिमेशन, समझ में आई बात। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, पहला काम सब्लिमेशन। अब आपने सब्लिमेशन अगर कर दिया, सब्लिमेशन अगर आपने कर दिया तो सबसे पहले चीज निकल के क्या जाएगी, नेप्थलीन। नेप्थलीन आपका सेपरेट हो जाएगा पहले स्टेप में। अब जो भी चीज बचेगी वो क्या होगी भाई, वो होगी सैंड और सॉल्ट पार्टिकल्स। तो फिर दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा फिल्ट्रेशन का। फिर क्या करेंगे हम, फिल्ट्रेशन करेंगे सेकंड स्टेप। उससे क्या होगा सर, मतलब वाटर में ऐड कर देंगे और फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, तो उससे ये होगा कि सैंड पार्टिकल्स जो है वो रेसिड्यू की फॉर्म में
आपके फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे, ठीक है, आपके फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो वो अलग हो जाएगा, सैंड पार्टिकल अलग हो गया। अब सॉल्ट बचा, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बचा। अब सॉल्ट प्लस वाटर बचा। अब उस कंटेनर को लेके या उस बाउल को लेके जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर है, उसको क्या किया आपने, थोड़ी सी हीटिंग करना शुरू कर दिया। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, एक तरह से इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। तो एक सब्लिमेशन का स्टेप है, दूसरे स्टेप में है फिल्ट्रेशन, और तीसरे स्टेप में क्या है, इवेपोरेशन। तो जब इवेपोरेट करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और आफ्टर इवेपोरेशन दैट विल लेफ्ट बिहाइंड दी NaCl, कॉमन सॉल्ट, है ना, आपको पीछे देकर जाएगा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, 12 देख लो भाई, 12 देख लो। Why is distillation an effective method for separating a mixture of water and acetone? वाटर और एसीटोन जो है वो बेहतर तरीका क्यों है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। 13 में देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, 13 तो ये सॉरी 14 या 15 होगा वो, 15 है आई थिंक। ओके ओके ठीक है, 15 है। अरे टेबल कहाँ गई भाई, इसकी टेबल क्यों नहीं ऐड की? ओ हाँ ये, तो यहां पर एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। तो यही बात उधर उन्होंने की है कि अगर वाटर और एसीटोन मेरे पास मिक्स हैं और दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं, ठीक, तो ये बताइए मैं क्या करूंगा, कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं वो, ठीक। हाँ, why is distillation an effective method for separating a mixture of water and acetone? तो पहली बात तो ये है कि वाटर एंड एसीटोन forms a homogeneous mixture, ठीक है, एंड बोथ आर मिसेबल। पहली बात तो ये पता लग गई कि दोनों मिसेबल लिक्विड हैं, ठीक है ना, मिसेबल लिक्विड्स हैं। अब एक बात याद रखिए आप, जब भी मिसेबल लिक्विड्स की बात आती है तो दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन ही यूज किया है, लेकिन क्यों किया है ये बता दो। पहली बात तो ये है कि बोथ आर मिसेबल है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वाटर, इसका कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड एसीटोन कितना लिखा हुआ हमने देखा भाई, 56 डिग्री सेल्सियस इज, अब 100 माइनस 56 आप करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 44 इज 44 डिग्री सेल्सियस, कॉमा विच इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। देयरफॉर देयरफॉर, है ना, डिस्टिलेशन is an effective method for separating, है ना, for separating the mixture of, आप मिक्सचर कर लो या फिर बिल्कुल यही लाइन लिखनी है, मिक्सचर ऑफ separating a mixture of water and एसीटोन। इसका आंसर ये रहा आपके सामने, ठीक। रीजन क्यों कर रहे हैं हम डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, कितना है,
44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, जो कि किससे ज्यादा होता है, 25 से ज्यादा होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक, और क्योंकि दोनों मिसेबल लिक्विड्स हैं, मतलब होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक, क्लियर है बात, ये सारी बात आपको मिल गई। इसी तरीके से इसका आंसर आपको करना था, वही हमने कर दिया है। क्लियर है बात, ठीक, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है साहब हमसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन टेबल 5.4। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनका आंसर हमको करना है और डेटा हमको गिवन है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है ना, ये जो भी अमाउंट यहां पर लिखी हुई है ये ग्राम में है और 100 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो ये सॉल्युबिलिटी है बेसिकली, किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे पोटेशियम नाइट्रेट नाम के एक सॉल्ट की या एक कंपाउंड की या केमिकल की सॉल्युबिलिटी कितनी है बेटा, 21। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज जो है 100 ग्राम वाटर में, अगर 100 ग्राम वाटर मौजूद है तो कितनी ऐड हो सकती है, 21 ग्राम टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद करो सॉल्युबिलिटी मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था सॉल्युबिलिटी का मतलब, है ना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम और 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, बेसिकली वाटर, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक और अ फिक्स और अ गिवन, जो भी लिखना चाहो, टेम्परेचर। ठीक, तो यहां पर गिवन टेम्परेचर है, इस पे 21 है, 20 पे 32 है, 30 पे 45 है, 40 पे 62 है, इस पे ये है, इस पे ये है। ठीक, अब इसके कंपैरिजन में इसको देखें, लास्ट वाले को, अमोनियम क्लोराइड को, तो बेटा देखो 10 डिग्री सेल्सियस पे इससे ज्यादा है ये। ठीक है, 20 पे ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, मतलब इसकी 30 और 40 दोनों पे सेम है ना, लेकिन ये 55 हो गई, फिर 66 हो गई। ठीक है, डेटा हमें समझ में आ गया कि अलग अलग टेम्परेचर पे हर एक चीज की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है सभी चीजों की सॉल्युबिलिटी देखो 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 बढ़ रही है ना, ये 35 35 37 40 46 54, और ये 24 से धीरे धीरे बढ़ती हुई 66 तक पहुंच गई, ये 36 से 37 पहुंच गई। हालांकि ये बहुत कम है, लेकिन हाँ बढ़ गई है फिर भी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहां से, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 ये बात हमसे पूछी है, what mass of potassium nitrate would be needed to prepare its saturated solution 50 ग्राम of water at 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेटा 50 ग्राम ऑफ वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस पे ये पूछ रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करा देता हूं मैं। ठीक है, पहले तो तुम यहाँ पे ये देखो 40 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी क्या है पोटेशियम नाइट्रेट की, वो क्या है बेटा, 62 ग्राम। तो यहां से क्या समझ में आता है मुझे, देखो इन 100 ग्राम ऑफ water, amount of पोटेशियम नाइट्रेट है ना नाम, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, कितनी है बेटा, 62 ग्राम। तो 100 ग्राम में अगर 62 है, तो मैं अगर यहां पर कहूं इन 1 ग्राम वाटर का अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कितनी हो जाएगी बेटा, अरे बोलना भाई, हाँ 62 अपॉन 100 ग्राम। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे, देखो जरा, क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कितना, 50 ग्राम ऑफ वाटर पे लेना है, 40 डिग्री सेल्सियस पे लेना है। तो 40 डिग्री सेल्सियस वाली सॉल्युबिलिटी हमने देख ली। ठीक है, उसी से रिलेशन डेवलप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 50 ग्राम में क्या हो जाएगा, अरे इजी है भाई, इन 50 ग्राम क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई तो कर दूंगा, ले भाई 62 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 52 था और 2 से ही कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 31 ग्राम। ये आ गई सॉल्युबिलिटी भाई, किस पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट 50 ग्राम जो वाटर है उसमें कितना डिसॉल्व हो जाएगा, 31 ग्राम। वैसे भी लीनियर इक्वेशन ऐसे ना बनाते तब भी नजर में आ रहा था कि 100 ग्राम में 62 है तो 50 में तो उसका आधा ही होगा, जब आधा वेट है तो। चलो खैर, ठीक हो गया, ये इसमें आंसर क्या निकाल लिया हमने, 31 ग्राम। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक,
देख लेंगे पीछे और रिवाइंड करके एक नजर दिखा दूं, नोट करना हो शायद। देखो, अगर आपको नोट करना हो तो यहां से नोट कर लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट, अ स्टूडेंट मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है साहब, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है पोटेशियम क्लोराइड का इन वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड लीव्स इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर 25। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। क्यों होता है क्रिस्टलाइजेशन? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कि एलिवेटेड टेम्परेचर पे है, ज्यादा टेम्परेचर पे है, अगर उससे कम टेम्परेचर पे उसको रेस्ट पोजीशन पे रख के छोड़ देंगे या उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो वही है, देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाया है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है। ठीक, 80 डिग्री सेल्सियस तो बहुत गर्म हो गया, और लेफ्ट आउट किस पे किया है उसने, 25 पे। कह रहा है लीव्स इट टू कूल एट रूम टेम्परेचर 25। तो 80 से 25 ला रहा है, एक तरह से कूलिंग ही हो रही है उसकी। तो जब कूलिंग होगी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है, सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जब कूलिंग आप कराएंगे तो क्या होता है, हमेशा क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट, अगला सवाल इसी पार्ट का है ना, इसी पार्ट का अगला सवाल वो क्या कह रहा है साहब, ये कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। ठीक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। ऑल्सो कंपेयर द चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फोर गिवन सॉल्ट्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला जो आंसर करना है कि इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जब सॉल्युबिलिटी, तो उसमें बताया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट। तो इसमें बात ये है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, या बेसिकली जो भी आपको दे रखा है सॉल्ट्स, इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये जो यहां पर दिखाया है इन्होंने, ये भी यही कह रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर 10 से 20, 20 से 30, 40, फिर 60, फिर 80, तो क्या हुआ, 21, 32, 45, 62, 106 और 167। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज किया वैसे वैसे क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करती गई। पहले हम 21 ग्राम ही मिला पा रहे थे 100 ग्राम वाटर में, अब हम कितना कर पा रहे हैं, 167 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबकी बढ़ रही है भाई। ठीक, तो वो रिलेशन यहीं से आया। और क्या है साहब, उन्होंने क्या है कि कंपेयर द चेंजेस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फोर गिवन सॉल्ट्स विद इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो कंपैरिजन करने से ये पता लगा कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, जो 21 से सीधा 167 पहुंचा। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, इसमें बहुत ग्रेजुअल चेंज आया है। ठीक है, और ये ठीक ठाक ही चेंज है, कोई ज्यादा खास नहीं है। ठीक, 24 से 66 में। तो ये हमने कंपैरिजन करके आंसर कर दिया आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं मास परसेंटेज के या कंसंट्रेशन निकालने के, तो ये आपको खुद करना है भाई। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक तरह से आपको खुद करके मुझे आंसर बताना है। ये कह रहा है कि शुगर का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एनसीईआरटी की बुक अपनी एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए हो तो बुक में अपनी देख सकते हो, लेकिन आंसर मुझे कैसे चाहिए यार, तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो मेरे साथ, है ना। आंसर कर दो आंसर। ठीक, हाँ आंसर किया करो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गलत बात है ये। ठीक, हाँ प्रैक्टिस करो अच्छे से और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तभी अच्छी बात बनेगी। ये बहुत आसान नहीं हो गया है अब पहले के कंपैरिजन में, इसका लेवल जो है ना वो हाई कर दिया है थोड़ा सा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, कुछ भी लिख दिया, याद करके चले गए, रट्टा मार के चले गए, लिख दिया। अब नहीं है, क्वेश्चन को देखो ना, आपको अगर टॉपिक उधर समझ में आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तभी आप कर पा रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, समझे आप।
पहले की तरह से नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ाओ, बुक में ढूंढ लिया कहीं से भी। बुक में ढूंढ ढूंढ पागल हो जाओगे भाई आप, समझे? हाँ, बुक पगलू बन जाओगे आप, लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे, वो वाली कंडीशन है। समझना पड़ेगा आपको, समझे? आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर रह जाएगा बेटा पीछे, और वो अच्छी बात नहीं है, समझ? तो वो अच्छी बात नहीं होगी। आपको काम करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इस पे, कि प्रैक्टिस करते रहना है, बस कुछ नहीं करना है। जो नोट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हमने आपको पढ़ा रहे हैं उनको आप देखिए, एक से ज्यादा बार देखिए। अच्छा, ऑनलाइन का ये एक फायदा है कि हम टीचर की बात को एक से ज्यादा बार सुन सकते हैं, समझे आप? आपके पास तो ये फैसिलिटी है कि मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आई, बैक कर दिया, फिर से सुन लिया कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल मैंने कराया फिर से देख लिया। आपके पास तो ये फैसिलिटी है, जो भी मैं यहाँ पे करा रहा हूं आप बार बार पीछे बैक में जाके देख सकते हो, ठीक है? तो एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, दोबारा देखेंगे, दोबारा नहीं आ रहा है दोबारा देखेंगे, देखेंगे। जैसे एक मूवी होती है, उसको भी तो आप बार बार देख के समझते हो, है ना? अब तो अभी आने भी वाली है, वो मार्वल के फैन है बहुत सारे यहाँ पे, है नहीं है? है। हाँ, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन माकड़ मानव आने वाला है। माकड़ मानव, और क्या, स्पाइडरमैन को हिंदी में क्या बोलेंगे? माकड़ मानव बोलेंगे। माकड़ मतलब मकड़ी, मानव मतलब इंसान, ठीक है? चलिए, एक स्टूडेंट है, चलो, एक स्टूडेंट ए है कोई, ठीक है? इसने 20 ग्राम शुगर 80 ग्राम वाटर ऐड किया है, तो इसको आप निकाल सकते हो। टोटल वॉल्यूम, सॉरी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो बस परसेंटेज निकल जाएगी इसकी, मास बाई मास परसेंटेज। ऐसे ही ये 120 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, और इसका हो जाएगा 110। तो तीनों ही केसेस में कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे। तो इन्होंने कहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन, और जब तीनों की निकल आएगी तो आप बता सकते हो कि किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी मास परसेंटेज की, वही सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक? यही वैल्यू, यही एक्सप्लेनेशन है इस बात का। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं साहब? ये शुगर सॉल्यूशन जो ये बनाया, अरे भाई दोबारा से लिख दिया इसको, ठीक है? एनालिसिस ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स है, ये एनालिसिस करने को उन्होंने बोला है, ठीक है? और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ये तो लेबलिंग उन्होंने कर दिए है, और कुछ नहीं है। ये इसी का डेटा है बेटा, है ना? ये इसी का डेटा है। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम कंपाउंड्स ये बने हुए हैं। तो एक बात सोचिए, इसी क्वेश्चन नंबर 15 का ही है ये टेबल। इन्होंने कहा है कि वाटर और एसीटोन का है, तो बेटा ये डिस्टिलेशन से हो जाएगा, इसके लिए डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं सेपरेशन करने के लिए, ठीक है? अगर एसीटोन और एल्कोहल है साथ में, तो डिफरेंस कितना का आएगा बताओ? 22 का आएगा ना? वही इनका डिफरेंस कितना आएगा? 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिस्टिलेशन से नहीं हो पाएगा, डिस्टिलेशन से नहीं हो पाएगा ये। ऐसे ही ये दोनों डिफरेंस कम है, ये भी डिस्टिलेशन से नहीं हो पाएगा सिर्फ, और ऐसे ही ये डिफरेंस भी कम है, ये भी सिर्फ डिस्टिलेशन से नहीं हो पाएंगे। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं आपने क्या क्या पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एज एस, ठीक? ये जो है डायग्राम, ये किसका है, कौन सी सेपरेशन टेक्नोलॉजी का है? तो मुझे साफ नजर आ रहा है ये किसका है, डिस्टिलेशन का है, ठीक है? डिस्टिलेशन का ही है। ये है आपका कंडेंसर, ये है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क, और ये आपका कोनिकल फ्लास्क या कलेक्टर, ठीक है? ये लेबलिंग आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उन्होंने लेबलिंग करने के लिए बोला है, वो मैंने आपको बता ही दिया। विच ऑफ दीज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक्स एस? इनमें से कौन कौन से मिक्सचर ऐसे हैं जो इस टेक्निक या इस तरीके से, यानी कि डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किए जा सकते हैं, ये हमको बताना है, ठीक? तो इधर आ जाइए आप। तो देखिए, वाटर और एसीटोन, मैंने कहा था ना, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 44। तो ये हो जाएगा बेटा, ठीक है? वाटर और एसीटोन हो जाएगा। वाटर और सॉल्ट, हाँ वो भी हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट आपका सॉलिड होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है, तो सॉल्ट तो अंदर ही रह जाएगा सॉल्ट, ठीक है? वाटर एवेपोरेट हो गई, यहां आ जाएगा, तो सॉल्ट इधर बच जाएगा और वाटर इधर आ जाएगा, और इसके लिए भी ये टेक्निक यूज हो सकती है। बी भी सही है भाई, तो ए के लिए कर सकते हैं, बी के लिए कर सकते हैं। एसीटोन और अल्कोहल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो दे रखा है इनका, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट,
उसमें डिफरेंस जो है 25 या 25 से ज्यादा का नहीं आ रहा। एसीटोन और अल्कोहल दे बोला है ना, तो मैंने बताया ना अभी 22 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसके थ्रू नहीं कर पाएंगे। देखो एसीटोन का 56 है, अल्कोहल का 78 है, तो इसके थ्रू हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये सी ऑप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, कट्टा लगा देते हैं, हम क्रॉस लगा देते हैं। एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, तो ये देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए। ठीक है, अच्छा डी देख लें, सैंड और सॉल्ट, भाई ये भी नहीं हो पाएगा सैंड और सॉल्ट, क्योंकि दोनों क्या है बेटा, दोनों क्या है, सॉलिड है दोनों। तो सैंड और सॉल्ट के लिए ये तरीका सही नहीं है, उसको दोनों को वाटर में ऐड करूंगा, फिर फिल्ट्रेशन करूंगा, फिल्ट्रेशन करने के बाद मैं सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को डिस्टिलेशन करूंगा, तो वो बहुत लेंथी हो गया, डायरेक्ट पूछा है इन्होंने, तो नहीं कर सकते। एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के लिए क्या है, देखें साहब, ये कितना है, एल्कोहल 78, क्लोरोफॉर्म 61, तो ये 7 और ये 1, कितना डिफरेंस आया, 17 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं हो सकता। ठीक है, डिफरेंस कम है, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। अब एल्कोहल और बेंजीन, एल्कोहल और बेंजीन में बेंजीन का 80 है, एल्कोहल का 78 है ना, और ये 80 है, तो भाई ये तो और कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट जो इसकी बात है वेल लेवल्ड डायग्राम की है, लेकिन दोबारा समझ लो इसको, वाटर और एसीटोन का कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है 44 का है, और डिस्टिलेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए साहब, 25 या 25 से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, वाटर और सॉल्ट बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपका सॉलिड है वो कंटेनर के अंदर रह जाएगा, और जो लिक्विड है वो यहां पर आ जाएगा जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। ठीक, क्योंकि सॉल्ट जो होते हैं जनरली वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, तो मेल्ट भी नहीं होगा। ठीक, अच्छा एसीटोन और अल्कोहल नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कम है। सैंड और सॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि सैंड पार्टिकल्स और वाटर सॉरी सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर में मिलाने के बाद अगर करूंगा तो वाटर ही आएगा, ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर में ऐड करने के बाद फिल्ट्रेशन। एल्कोहल क्लोरोफॉर्म में डिफरेंस कम है, ऐसे ही अल्कोहल और बेंजीन में भी डिफरेंस कम है बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसीलिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज नहीं कर सकते इनके लिए। नेक्स्ट बात उन्होंने कही है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ दिस प्रोसेस, तो एक वेल लेवल डायग्राम आप बना सकते हो, डिस्टिलेशन एपरेटस का सेटअप है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से ये आपका पूरा हुआ, और अब आपके सामने ये आ गई पिक्चर का दी एंड हो गया भाई, है ना। चैप्टर 1 मतलब चैप्टर नंबर 5, है ना, एनसीईआरटी, कौन सी बुक बोलते हैं बेटा इसे, हाँ एक्सप्लोरेशन, जो कि साइंस का बुक है। चैप्टर 5 कंप्लीटेड। ठीक है, विद ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, विद ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। भाई हमने आपको एक्सरसाइज भी करा दी, हमने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। ठीक है, हाँ, जर्नी इनसाइड द एटम, क्या पढ़ेंगे हम, जर्नी इनसाइड द एटम पढ़ेंगे। ठीक तो जर्नी इनसाइड द एटम पढ़ेंगे फिर हम। ठीक, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका, एक बार इसको दोबारा से देखना, समझना, इसको कोई प्रॉब्लम आए तो मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में या चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपसे वहां बात करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूं। और हमारा जो चैनल है शिक्षा में क्लासेस, ठीक है, इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को बताइए वो हमसे कैसे फायदा उठा सकते हैं। देखो सब कुछ आपके लिए हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, जिनके पास एक्सेस नहीं है, उतना उनके लिए बेहतर है। ठीक, और हम लोगों को ये चाहिए कि हम इन चीजों को फैलाएं, है ना। और ये कहा भी जाता है कि नॉलेज जो होता है ना बेटा, वो
शेयर करने से बढ़ता है। तो अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर एक वीडियो है जहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है, मुझे समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है, नॉलेज उनकी भी बढ़े, उनको भी चीजें और अच्छे समझ में आए। ठीक, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है खासतौर से मेरा केमिस्ट्री का, वो बहुत जल्द आपके सामने होगा। ठीक, जर्नी इनसाइड दी एटम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं जर्नी इनसाइड दी एटम हम ले रहे हैं। तो तब तक के लिए जो है मैं मोहम्मद तारिक अंसारी आपसे विदा लेता हूं, और खुश रहिए। ठीक है, खाते पीते रहिए और पढ़ाई लेकिन करते रहिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए